इस जागरूकता शिविर के अवसर पर कार्यक्रम में मंचासीन राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी जी, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच विराजमान और हम सबके लिए खुशी के फल लेकर के आए। मध्य प्रदेश कुक्कुट निगम एवं कुक्कुट एवं पशुधन निगम के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भाई श्री नंदराम कुशवाहा जी, हमारे अग्रज और रिश्ते में चाचा ऐसे लगते कि राजेश भाई हमारे साथ में विधायक है तो वो चाचा ही हो जाएंगे हमारे श्री आर.डी. प्रजापति जी, पूर्व विधायक चंद्रा, क्रांतिकारी वक्ता, सामंतवादी ताबूत की अंतिम कील, हमारे अग्रज आदरणीय श्री उमेश यादव जी, श्री अरुण यादव जी, इंजीनियर सत्येंद्र सिंह विद्रोही जी, डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री लोकेंद्र गुर्जर जी, कृष्णा राष्ट्रवादी जी, मकुंदी कुशवाहा जी, शालिग्राम जी, भाई अमित राय जी, श्री हरिशंकर लोधी जी, उपस्थित हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। बहुत बढ़िया। दुनिया में जितनी भी कामयाबी मिली, जितनी भी सफलताएं मिली, विवेकशील प्राणी मनुष्य को मिली हो या किसी भी प्राणी मात्र को मिली हो, उसकी क्षमता और योग्यता के आधार पर मिली। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले हम किसी चीज के लायक बने, इसके बाद उसकी अपेक्षा और आशा रखें कि हमें वो चीज चाहिए, वो पद चाहिए, वो प्रतिष्ठा चाहिए। आज इस अवसर पर हम याद करना चाहेंगे, क्योंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का अवसर है और संविधान निर्माता, संविधान वेत्ता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कैलाशवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब और उनकी विचारधारा को कि उन्होंने ऐसा संविधान हमारे समाज को, हमारे देश को दिया कि जिससे उन लोगों को भी कहीं ना कहीं न्याय मिला है जिनके लिए न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती, जो समाज के अंदर छोर पर खड़े हुए थे, जिनके पास 2 रूम की रोटी की व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब फूलपुर से सांसद हुआ करते थे और संसद में लोहिया के भाषणों का संग्रह हुआ करता था, डॉक्टर लोहिया एक दिन अपने लोकसभा क्षेत्र में घूमने के लिए निकले तो उन्हें 27 घरों की तलाशी ली। उस जमाने में 57 और 60 के दशक की बात मैं कर रहा हूं, उस जमाने में लोगों के यहाँ आटा स्टील और पीतल के बर्तनों में नहीं रखा जाता था, मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता। तो 27 घरों में मात्र 6 घरों में आटा मिला था और 21 घरों में आटा उपलब्ध नहीं था। शाम के 2 बजे से 4 बजे के बीच की बात। और वो आटा इसलिए नहीं था कि हमारे लोग मेहनत कश लोग थे, दिन भर मजदूरी करते थे और दिहाड़ी में जो पैसा मिलता था उससे आटा और दाल और सब्जी खरीद करके लाते थे, फिर अपना भोजन बनाते। अगर उन लोगों की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नहीं की होती, संविधान सभा में नहीं रखी होती, देश की लोकसभा और पार्लियामेंट में नहीं रखी होती, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने उस आवाज को बुलंद नहीं किया होता, तो उन लोगों को आज न्याय नहीं मिला होता। वो हमारी पहली पीढ़ी के लोग थे और पहली पीढ़ी के लोगों ने उन असहाय बेसहारों, जिनकी आवाज भी उनकी नहीं थी, जिनकी आवाज को कुचला गया था, आवाज को दबा दिया गया था, उस बात को रखा और रख करके आगे बढ़ाया, जिसको हमने मनन किया और उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में या हम कहें दूसरी पीढ़ी में
आज भारी मन से हम सबको कहना पड़ रहा है कि आज शरद जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शरद जी ने भी उन बातों को आगे बढ़ाया। दल कोई भी रहा हो, कहीं भी रहे हो, लेकिन अपनी विचारधारा से नहीं हटे, अपनी बातों से नहीं हटे। हम शरद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे, अपने साथियों की तरफ से भी अर्पित करना चाहेंगे। आज शरद जी दुनिया में नहीं है, लेकिन शरद जी ने हमेशा गरीबों, पिछड़ों, बेसहारों की आवाज बुलंद की है, उनकी लड़ाई लड़ी है और उनको न्याय दिलाने का पूरा काम किया है। और जहां से मैंने बात की शुरुआत की थी, अब मैं वहीं आता हूं। दुनिया में कुछ भी हासिल है, करना है, तो इतना ताकतवर बनना जितना सामने वाला खड़ा है उससे दुगनी आप ताकतवर दिखाई दे। तब दुनिया में कुछ हासिल कर सकते हैं आप। केवल गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है, भीड़ जोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम नेतृत्व में सफल नहीं होंगे, लोग हमारा नेतृत्व स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक भीड़ तो जुड़ जाएगी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना हमारी बात। वोट आपको लोग तभी देंगे, वोट और बेटी की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती, बहुत ज्यादा होती। जब बेटी की शादी करने होती है तो लोग 20 घर देखने जाते हैं। कहीं लड़के में मन नहीं भरता है, कहीं घर में मन नहीं भरता है, कहीं कोई समस्या आती है, कहीं अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, कहीं मजबूत होती है। जहां सामंजस्य बैठता वहीं बेटी का संबंध तय हो पाता। ऐसे जो मतदाता होता है, नेता सोचते हैं कि हम समझदार, लेकिन मतदाता नेताओं से 100 गुना समझदार होता है। वो अपने मत का मतदान भी वही करता है जहां उसका पूरी तरह मन भर जाता है कि हमें यहां मत करना है। अगर इतना आसान नेता बन जाना होता, इतना किसी का मत लेना आसान होता, तो कोई भी नेता बन जाता, कोई विधायक सांसद बन के संसद और विधानसभा बैठता। जब तक समाज में आपकी स्वीकारता ना हो, समाज के लोग आपको स्वीकार ना करते हो, आपका नेतृत्व स्वीकार ना करे, तब तक आप नेता नहीं कहे जाए। कुर्ता पजामा जरूर पहन लेना, लेकिन नेता नहीं बन पाओगे। नेता बनने के लिए हमारी आवश्यकता है कि समाज में हमारी स्वीकारता हो, समाज में लोग हमें स्वीकार करते हो, समाज में लोग हमारी बात मानते हैं। समाज में लोग तभी आपकी बात मानेंगे, तभी आपको समाज स्वीकार करेगा जब आप किसी के काम आओगे, त्याग करोगे और त्याग करके अपना सर्वस्व निछावर करके उसके काम के लिए जिंदा मरने के लिए खड़े हो जाओगे, लोग आपको नेता स्वीकार कर लेंगे। अरे दल तो आप भूल जाओगे, दिल के रिश्ते बना करके देखो, लोगों की कतार लग जाएगी, फौज बन जाएगी। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दल विशेष से विधायक भी हूं, लेकिन मैं बात वो कर रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि समाज में कोई भी जाति नहीं होती। समाज में सिर्फ 2 ही जाति में मानता हूं, एक अमीर और एक गरीब। जो अमीर है मैं मानता हूं कि वो नेतृत्व कर ले जा रहा, सारे संसाधन उसके पास हैं। अगर कोई गरीब का बेटा नेतृत्व करके समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, समाज को आगे ले जाएगा, जैसे अम्बेडकर साहब ने किया, शरद जी ने किया, ज्योतिबा फुले जी ने किया, तो हम मान लें कि असली नेता वही है। अभी हमारे कोई साथी कह रहे थे कि रानी के पेट से बेटा और बेटी तो पैदा हो जाएगा, लेकिन नेता पैदा होने वाला नहीं है। मैं तो सामंतवाद का धुर विरोधी हूं और सामंतवादी ताबूत में कील गाड़ना मेरा शौक है, मेरा जज्बा है। मैं उनको गाड़ता भी रहता हूं, दिन रात गाड़ता रहता हूं। तो राजा लोकतंत्र में वोट से ही पैदा होता है। हम रानी का भी सम्मान करते हैं, वो भी जन्मदात्री मां है, उनको भी बेटा हो बेटी हो, लेकिन राजा पैदा करना है तो समाज में जागरूकता पैदा करना और लोकतंत्र में वोट से राजा पैदा करने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आप बेसहारों की आवाज बनो, जिनके पास कोई संसाधन नहीं उनकी आवाज बनो। हम डरे नहीं, हम दबे नहीं, हम बिके नहीं। अगर ये 3 क्वालिटी हमारे अंदर पैदा हुई तो हिंदुस्तान की ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो हमको हिला सके। मैं कहता हूं, मंच के माध्यम से भी कहता हूं, हम अपने बारे में कहते हैं और अपने दोस्तों के बारे में भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की टकसाल में कोई सिक्का नहीं ढला है जिसको हम खरीद सके। ये जज्बा जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, उस दिन हमारे वोट को भी कोई खरीद नहीं पाएगा। हम कितने ही कमजोर हों, कितने ही बदहाल हों, अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो जीतेंगे हम ही डिजर्व करेंगे, हम उस रास्ते तक पहुंचेंगे। इसलिए साथियों, नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि विचारों से मजबूत होने की जरूरत है,
इरादे भी हमारे फौलादी होने की जरूरत है और हम किसी की निंदा और बुराई करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो हमें सफलता की लकीर लंबी खींचनी होगी। जिस दिन हम अपनी लकीर को लंबा खींच देंगे, सफल भी हम ही होंगे, हम ही नेता होंगे और हमारी संसार में नाम होगा, दुनिया में शासन भी हम ही करेंगे। हम मानते हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और हम आप सबसे भी आश्वासन देते हैं कि हमारी पहुंच प्रदेश सरकार तक, हम अभी संसद सांसद नहीं कि हम देश की बात करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे जातिगत गणना के प्रस्ताव को अनुच्छेद करें, जातिगत ना करें। हम निवेदन करेंगे, आप सबकी तरफ से करेंगे। लेकिन भैया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गणना के हकदार तो उससे पहले हम स्वयं है ना। अभी आरडी प्रजापति जी बोल रहे थे जिस दिन वोट डल जाएगा तो गणना तो अपने आप हो जाएगी, हमें गणना कराने की जरूरत क्यों है, हम क्यों रोएंगे गणना के लिए। अरे हम पहले आपस में मरने मिटने से तो समझ रहा है। लोग हमें डरा देते हैं, धमका देते हैं, लड़ा देते हैं और हम डर जाते हैं, धमक जाते हैं और लड़ जाते हैं आपस में। फिर कहते हैं गणना करा दो हमारी। गणना की जरूरत कहां, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। गणना तो आपके पास खुद ही है, पूरे समाज को जागरूक कर दीजिए। आप अगर 4 आदमी लड़ो, सुन लीजिए हमारा प्रत्याशी कौन हो सकता है, उसको मतदान कर दी, गणना अपने आप हो जाएगी। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे अधिकार हमारे वोट में नहीं है। हमें वोट करने की अकल होना चाहिए कि हमारे लिए न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा, उसके साथ खड़े हो जाइए। सारे न्याय आपके साथ हो जाएंगे, सारा निर्णय आपके साथ हो जाएगा। और आपने जो आशा अपेक्षा हमसे रखी है कि हम जातिगत गणना की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे, हम आपकी तरफ से जरूर रखेंगे, भरोसा रखिएगा। और वैसे भी हमारे कोई कुछ भी आरोप लगाते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पिछड़ों के बहुत हित ऐसी पिछड़ों की लड़ाई को उन्होंने लड़ा। क्योंकि मैं स्वयं गया था ज्ञापन देने के लिए, जब ओबीसी आरक्षण की बात चल रही थी पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में। अगर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव संपन्न हो जाते, क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो उसको हाई कोर्ट में रोक रखा था। और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि पिछड़ों को आरक्षण मिले और पिछड़ों के आरक्षण के साथ चुनाव हो। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने और उनके नेतृत्व वाले तमाम मंत्री साथी गणों ने मिलकर के ये तय किया था कि चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही होंगे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने साथियों की तरफ से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव किया। आगे भी लड़ाई जारी है। जहां 14% की बात की, 14% तो जारी है ही, लेकिन 27% की भी लड़ाई जारी है। उसको भी अगर कोई पूरा करेगा तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार ही पूरा करेगी। अभी हाल ही में हम अपने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम छात्रों को लेकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को एक ज्ञापन देने गए थे कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों को या SC ST के छात्रों को तो आरक्षण पहले से मिला हुआ है। जैसा नियम संगत संवैधानिक तरीके से SC ST को आरक्षण प्राप्त है, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी संविधान की मंशा के अनुरूप 27% आरक्षण दिया जाए। और लोकसभा आयोग की परीक्षाओं में, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि हमारे नौजवान साथियों को, पढ़े लिखे योग्य व्यक्तियों को सम्मान मिल सके। मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहता हूं कि किसी की बुराई करके कभी आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमें तो अपना पथ कुशलता इतनी हासिल करना है कि जो अगर पिछड़े वर्ग के भी नहीं है, बहुजन समाज के भी नहीं है, और वो भी आपकी कुशलता देख करके आपका नेतृत्व स्वीकार कर ले, तो हम मान जाएंगे कि दुनिया में आपसे बड़ा नेता कोई पैदा नहीं हुआ है। आपको नेतृत्व कुशलता हासिल करने की जरूरत है, लोगों को अपने साथ लगाने की जरूरत है। आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर के ऐसा नेतृत्व पैदा करेंगे कि सब समाज के लोग भी हमारे पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे